ये मंगोली है, मंगोली सैंडविच वाला। बिहार से मुंबई आकर इसने रास्ते पे सैंडविच का ठेला डाला। आप सोच रहे होंगे कि मंगोली ने अब तक बहुत सारे पैसे जमा किए होंगे, पर ऐसा नहीं है। मंगोली की पत्नी कविता को कैंसर है और मंगोली जो भी कमाता है वो उसकी पत्नी के इलाज में चला जाता है। ये ले तेरे महीने भर की दवाइयाँ। मैं कब से बोल रही हूँ कि इन दवाइयों पे फिजूल खर्च मत किया करो। दवाइयाँ फिजूल खर्च नहीं होता है। इतने पैसे आप बचा लेते तो जरूरत के समय हमें ही काम आते। हाँ हाँ, तेरी दवाइयाँ मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। इस तरह दवाई और पैसों को लेकर अक्सर मियाँ बीवी में बहस हुआ करती थी। मंगोली मन लगाकर अपना काम करता था। फिर एकाएक दुनिया भर में कोरोना फैलने लगा। देश भर में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। दुकानें, बाजार सब बंद हो गए और मंगोली जैसे ठेले वालों का कमाई का साधन भी टूट गया। थोड़े बहुत जो पैसे मंगोली ने बचाए थे उससे उन दोनों का 1 महीना कट गया था। आगे क्या होगा ये सोचकर मंगोली परेशान था। मैंने कहा था ना, पैसे बचा लो, जरूरत के समय काम आएंगे, पर आपने मेरी एक न सुनी। अब हम क्या करेंगे? तू फिक्र ना कर, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। फिर एक दिन मंगोली को पता चला कि सरकार मुफ्त में राशन बांटने वाली है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम गरीबों की सुन ली। मंगोली भी राशन की लंबी लाइन में खड़ा हो गया, पर इससे पहले कि मंगोली का नंबर आता, सब खत्म हो गया है, अगला राशन अगले हफ्ते आएगा। ये सुनकर मंगोली निराश हो गया। वो सोच में डूब गया कि अब वो क्या करेगा, घर में अनाज कैसे भरे। इसी सोच में मंगोली घर के बाहर बैठ गया। तभी उसका ध्यान घर के बाहर से गुजरने वाली कुछ लॉरियों पर गया। ये लॉरियां तो अनाज के गोदामों से भरकर जा रही हैं, मतलब अंदर अनाज बहुत होगा। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं थोड़ा सा अनाज चुरा लूं? लेकिन नहीं, चोरी करना पाप है। अगर चोरी नहीं की तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। मंगोली इसी कश्मकश में फंस गया और अंत में उसने निर्णय लिया कि वो रात के अंधेरे में अनाज चोरी करेगा। अंधेरा हुआ और मंगोली अपने घर से एक झोला लेकर निकल गया। वो दबे पांव अनाज की फैक्ट्री के पास गया और दीवार से कूदकर अंदर पहुंच गया। अंदर ढेर सारा अनाज देखकर मंगोली खुश हो गया। इससे हमारा महीना कट जाएगा। मंगोली ने अपने झोले में अनाज भर लिया और बस मंगोली वापस दीवार कूदने लगा, लेकिन चढ़ते वक्त सिक्योरिटी की नजर उस पर पड़ गई। चोर चोर चोर! और तुरंत ही वहाँ 2 और सिक्योरिटी वाले आ गए और वो अपने डंडों से मंगोली की पिटाई करने लगे। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। झूठ बोलता है, इसे तो अभी पुलिस को दे देना चाहिए। अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। अगर ये अनाज मैं अपने घर नहीं ले गया तो मेरी बीवी मर जाएगी। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मंगोली ने उन सिक्योरिटी वालों को अपनी पूरी दास्तां सुनाई। मैं क्या करूं? अनाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। चोरी करना पाप है, मुझे पता है, पर अनाज नहीं मिला तो मेरी बीमार पत्नी मर जाएगी, इसलिए मैंने चोरी की। मैं चोर नहीं हूँ। मंगोली की बातें सुनकर वो सिक्योरिटी वाले भी भावुक हो गए। उठो भाई, तुम पे जो दुख का पहाड़ टूटा पड़ा है उसे हम समझते हैं। हम भी तुम्हारी तरह गरीब ही हैं, बस हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास इस मुश्किल की घड़ी में भी काम है। तुम्हें जितना अनाज चाहिए तुम उतना ले जाओ। तुम्हारी मजबूरी पता नहीं थी, इसलिए तुम्हें हमने चोर समझकर इतना पीट दिया। माफ कर देना भाई। मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा सकती है ये हम सोच भी नहीं सकते। मंगोली की तरह कई और लोग लाचार हैं। इस मुश्किल में हमें उनका सहारा बनना चाहिए ताकि उन लोगों को मंगोली की तरह कोई गलत काम न करना। मधु अपने माँ पापा की लाडली थी।
वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। ये लीजिए पापा, मैंने ये कुर्ते के बटन टांग दिए हैं। बहुत अच्छे बेटा, अब तुम्हें सिलाई करना भी सीख लेना चाहिए, क्या पता ससुराल में काम आ जाए। क्या पापा, आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे? मैं तो यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो। धीरे धीरे मधु के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया। मधु को सिलाई करना बहुत पसंद था, तो वो अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। यहीं वल्लभ ने मधु को देखा और उसे वो भाग गई। वल्लभ ने मधु के पिताजी से रिश्ते की बात की और कुछ महीनों बाद वल्लभ और मधु की शादी हो गई। वल्लभ अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए शुरू शुरू में सब ठीक था। 2 साल बाद जब मधु ने बेटी को जन्म दिया, देखिए जी कितनी प्यारी है, आंखें देखिए। अब क्या देखूं? तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा है क्या? मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को पैदा किया है? पर लड़का हो या लड़की, है तो ये हमारी ही ना। ये लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। वल्लभ वहां से चला गया और मधु रोने लगी। कुछ देर बाद मधु के पापा वहां आए। मधु ने उन्हें सब कुछ बताया। तू फिक्र मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर वो इस लड़की को अपनाएंगे क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे, आखिर उसका अपना खून है। मधु के पिताजी उसे दिलासा देने लगे। फिर वो वल्लभ से मिलने उसके घर गए। बेटा वल्लभ, तुम इतने समझदार हो। बेटा ये बेटी होना तो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें अगली बार बेटा हो। वल्लभ ने मधु के पिता की बात मान ली और वो मधु को लेने अस्पताल गया। वल्लभ मधु को घर तो ले आया, पर वो खुश नहीं था। अरे ओ मधु, इस लड़की का शोर सुनकर कान के पर्दे फट गए हैं। मेरी माँ इसको चुप करवाओ। वल्लभ को अपनी बेटी एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे कुछ महीने बीत गए और मधु एक बार फिर गर्भवती हुई। इस बार अगर लड़का नहीं हुआ ना, तो तुम्हें तुम्हारे पापा के घर भेज दूंगा, समझी? मधु को अस्पताल में एडमिट किया गया और वल्लभ बाहर इंतजार करने लगा। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। लड़की का नाम सुनते ही वल्लभ का मुंह लटक गया और वो तुरंत वहां से चला गया। आपके पति ऐसे चले क्यों गए? क्या वो कहाँ गए? मधु वल्लभ को रोकने उठ ही रही थी कि तभी उसके पिता वहां आ गए। पापा, पापा वो गुस्से में चले गए, फिर बेटी हुई है। अब क्या कर सकते हैं, जो विधि है वो होगी ही। मधु अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। मधु के पापा एक बार फिर वल्लभ से मिलने गए। इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है, आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। पर वो बच्चियां तुम्हारी भी हैं, उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर मधु के पापा हताश होकर वहां से चले गए। वो मधु और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। मधु के पापा की उम्र हो गई थी, फिर भी वो सिलाई का काम करते थे ताकि वो मधु और उसकी बेटियों को अच्छे से पाल सकें। लेकिन 2 साल बाद मधु के पापा चल बसे। अब मधु के पास कोई सहारा नहीं था। मधु ने अपने आप को संभाला और खुद सिलाई का काम करने लग गई। वो अपनी दोनों बेटियों को संभालते संभालते सिलाई का काम भी करती थी। देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और स्कूल जाने लगी। मधु की बड़ी बेटी माया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माया को सपोर्ट कीजिए। वो टैलेंटेड है और बहुत जल्द आपका नाम रोशन कर दिखाएगी। सर, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगी।
पीटी सर ने माया की कोचिंग जारी रखी और मधु दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वो माया को सेहतमंद खाना और उसकी स्पोर्ट्स की जरूरत की चीजें दिलवा सकें। माया भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इन दोनों माँ बेटियों की मेहनत रंग लाई और माया ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। माया ने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया जब उसकी और उसकी माँ की तस्वीर अखबार में आई। ये तस्वीर देखकर वल्लभ सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम उस अखबार में होता अगर वो बेटी के जन्म पर अपनी पत्नी को अकेले ना छोड़ देता। उसकी इच्छा थी कि वो वापस जाकर माफी मांगे, पर अब किस मुंह से।